Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज निमाड़। मैं हूं अंशुल भालसर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज में, जहां पर होगी जनता के मुद्दों की बात, जनता की समस्या की बात, जिसका उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि और एक्सपर्ट्स। इसी कड़ी में सबसे पहले आज के संस्करण में मैं स्वागत करूंगा हमारे दोनों अतिथियों का, श्री पुष्कर राज सिंह जी, जो कि समाज सेवी और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव इंटर, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी भावसार, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी हैं। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खरगोन शहर के विकास की बात करने के लिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पिछले कार्यक्रमों को, पिछले एपिसोड्स को आपकी जनता का बहुत ज्यादा प्यार हमें मिला, उसके लिए हम पूरी जनता का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और सर, आप दोनों से यही बात रहेगी, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है उसमें पूरे तरीके से शहर के विकास की बात होती है, निमाड़ के विकास की बात होती है। तो निमाड़ के विकास के मुद्दे हम जनता के बीच से लाते हैं। असल में ये आवाज हमारी नहीं है, ये आवाज जनता की है। जो आपसे हम जो प्रश्न करते हैं वो जनता के प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न जो आज जनता के रूप में मौजूद है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो प्रश्न, वो प्रश्न यह है कि खरगोन में जल आवर्धन योजना, साथ ही साथ सीवरेज लाइन, जिसका काम विगत कई वर्षों से चल रहा है मगर अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो पुष्कर जी, सबसे पहले आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं सबसे पहले डिजियाना परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि आपने खरगोन के विकास के लिए एक नया मंच बनाया है और इसकी शुरुआत की और हम सब लोगों को इसमें बुलाया है। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और सीवेज लाइन के संबंध में जब आपने बताया कि विगत कई वर्षों से खरगोन में चल रही है, लेकिन ये 18 महीने का टेंडर होता है और आज इसको 5 से 6 वर्ष हो गए, क्यों नहीं पूरी हुई? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारणों में ये है कि नगर पालिका और इनका जो भोपाल डिपार्टमेंट है उनका आपस में सामंजस्य नहीं है। दूसरा है कि जो ग्राउंड इनको देना है ठेकेदार को, वो भी बरोबर अवेलेबल नहीं करा पा रहा। और जब ठेकेदार ने जिस तरह का वर्क लिया है तो ना तो उसमें कोई लेवल है। ये सीवेज लाइन सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि आज मल निकासी, जल निकासी, तमाम तरह की व्यवस्था है वो सीवेज लाइन के द्वारा हमको करना है, लेकिन उसको खरगोन के अंदर इन लोगों ने एक व्यवस्थित लेवल लेके या पूरा इसका जो जीरो से अप वाला लेवल लेके, ये ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जिन एरियो में इन लोगों ने टेस्टिंग किया है उन घरों में मल की इतनी बदबू आ रही है कि उन लोगों ने उस सीवेज लाइन का पाइप निकाल के फेंक दिया कि वो जो पूरा उसका गैस जो है वो इतना घरों में बदबू मार रहा है। क्योंकि बैंक कॉलोनी बीटीआई रोड में कुछ एरियो में चेक किया तो वहां पे उससे इतना गैसेस आ रहा है कि पूरे घर के अंदर गंदी बदबू आ रही है। तो इस तरह के जो, क्योंकि बीच में बहुत सारी जगह उसके अंदर सिस्टम आपको लगाना पड़ेंगे, बीच में बहुत सारे वॉल्स देना पड़ेंगे। अभी आपका लेवल ही बरोबर नहीं है तो मल और जल जाना तो दूर की बात है। अच्छा, प्रकाश जी, आप भी बताएं इस पर, थोड़े से अपनी ओर से रोशनी डालें इस विषय पर। देखिए, जो पुष्कर जी बता रहे हैं, क्योंकि विलंब हुआ है, ये बात सही है। इस योजना को 22-24 माह में पूर्ण होना था और तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। उसके कई कारण रहे हैं। शहर की भौगोलिक संरचना भी है, शहर की सकरी गलियाँ भी है और शहर का व्यस्ततम यातायात भी है। क्योंकि जब कोई निर्माण कार्य होता है तो उसके लिए हमें ठेकेदार को स्पेस देना पड़ती है। और क्योंकि आवागमन इतना है, यहाँ से 2 हाईवे निकलते हैं और उसकी वजह से अत्यधिक ट्रैफिक के कारण ठेकेदार को भी कुछ काम करने में विलम्ब होता है। ऐसे ही हाल गलियों में भी है। बहुत पुराना शहर है, पुरानी आबादी वाले जो बस्तियाँ हैं, कॉलोनी में तो हमें इतने विलम्ब से काम नहीं हुआ है। लेकिन जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ, उनमें मोहल्ले हैं और पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर दिक्कत आई है। बहुत सकरी गलियाँ भी है, 4 से 5 फीट चौड़ी से लेकर के 8-10 फीट चौड़ी तक सकरी गलियाँ हैं। तो उसमें यहाँ पर जल आवर्धन का भी काम और ड्रेनेज का भी काम दोनों करना बहुत मतलब मुश्किल का कार्य था, जो ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यह विलंब से होगा, लेकिन व्यवस्थित होगा, ऐसी आशा है। जो गलियों की आप लोगों ने बात, आप दोनों ने जो बात रखी कि गलियां छोटी पड़ रही, यातायात वाली बात रखी, मगर गलियां, घर वो तो अब वही रहना है जिन जगहों पे है। तो हम कब तक इन्हें पूर्ण होते देख रहे हैं? पुष्कर जी, आप बताएं।
इसमें इन लोगों ने सबसे पहले प्लानिंग जो हुई तो पुराने शहर को छोड़ना था, क्योंकि वो काफी डाउन पोर्शन वाला है। वहां पे ना तो आपका ग्रेविटी लेवल आएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी से चलेगी, इसमें ना किसी प्रकार का कोई प्रेशर लगेगा, ये पूरा जल और मल ये पूरा ग्रेविटी से चलेगा। तो आपको पुराने शहर को छोड़ के सबसे पहले जो नया डेवलप हो रहा है शहर, उसमें इस योजना को लागू करना था। और ये ओल्ड वाली जो लाइन है, इसको तो बकायदा उसी तरह से जो नालियों से जा रहा था और बकायदा एक टैंक होके और इस पानी को आगे निकालना था, तो कहीं ना कहीं हम इस पे सक्सेस होते। अब आज आप शहर की तंग गलियों में यदि सीवेज लाइन खोद रहे हो, सीवेज खोद के बाहर होते हो तो जल वाली खोद रहे हो, तो पूरा शहर बारिश में आप देखेंगे पूरा कीचड़ में हो जाएगा। मेन जो रोड है आपका, एकमात्र रोड है बीच का, उस रोड की ये पोजीशन कि उसमें पानी भरता है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण ही ये है कि वो व्यवस्था, हमारा लेवल सही नहीं है। हमारा लेवल यदि सही होगा तो पानी भी व्यवस्थित जाएगा और ये भी। तो आज आपको सबसे पहले जो नए कॉलोनीज जो बस रही है उसमें सीवेज लाइन को सबसे पहले डालना था, और वाटर लाइन को, पुरानी जो थी उसको आप कहीं टैंक बना के पानी को बाहर कर सकते थे। अच्छा प्रकाश जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से जुड़ा है जी, और जब भी सर्वे हुआ होगा इसका पूरी गाइडलाइन बनी होगी और उसी के आधार पर ये काम संचालित हो रहा है। अब इसमें अभी से कुछ कहना कि ये दिक्कत होगी और ये होगा, ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि टेस्टिंग का काम चल रहा है। और टेस्टिंग में तो यही तो पता लगाया जाता है कि कहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी है, तो उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके आधी अधूरी योजना का ही लोकार्पण कर दिया जाएगा। शहर में कंक्रीट चारों तरफ बिछाया जो जा रहा है, पहले हम निमाड़ में है, निमाड़ का टेम्परेचर 44 डिग्री है, और जिस तरह का कंक्रीट बिछाया जा रहा है और जिस तरह का उसको पैक किया जा रहा है, तो भविष्य में इसमें कोई यदि फॉल्ट हुआ तो क्या पूरे शहर को खोदोगे? देखो, भविष्य की चिंता न करें, हम आकलन पे और इस पर ये होगा वो होगा पर बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो वर्तमान में क्या है, ये निर्माण हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात। नहीं, निर्माण तो क्या होता है, निर्माण तो प्रकाश जी 50-60 साल पुरानी लाइनें हैं और उनको यदि हमने समय पर दुरुस्त नहीं किया, नहीं बदला, तो फिर जल समस्या खड़ी होती। और इन्हीं के समाधान के लिए मैंने माना कि जल समस्या के लिए ये सारी चीज की गई है। जब कोई विकास होता है तो समस्या भी आती है, थोड़ा बहुत विध्वंस भी होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम विकास की गति को ये खरगोन के अंदर भविष्य में पानी के मीटर लगेंगे। आज जिस आनंद से लोग खरगोन में पानी पी रहे हैं कुंदा का, कल इस शहर में मीटर लगेंगे। ये मीटर लगाने की स्कीम है। ये भाजपा की सरकार ने 15 साल में जिन बड़े शहरों में ये योजना लागू की है, उसका कथित उदाहरण आप खंडवा में देख सकते हैं कि वहां पे पानी चल रहा है या पानी व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि मीटर लग गए हैं। तो ये हमारा एरिया इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम मीटरों से पानी लें अभी। प्रकाश जी, ये तो सीधा आरोप आ गया है भाजपा की ओर। देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्टंट है कि आप चुनी हुई सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में कुछ भी मिनमेक निकाले। ये इस तरह के प्रोजेक्ट सेंट्रल ने दिए हैं नल जल योजना के, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। तो अफवाह उड़ा करके इस प्रकार के लोगों को बरगलाने का कार्य है। मीटर वाली बात अभी देखी जाएगी, उसमें भी बहुत सारे शहर की जनता की मांग के अनुरूप ही कार्य होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मीटर लग गया तो कोई उससे लूटपाट हो जाएगी। हमारे घर में भी बिजली के मीटर लगे हैं, हम जितना कंजप्शन करेंगे, जितना उपयोग करेंगे, उतना हमको बिल चुकाना है। अब किसी की डिमांड ज्यादा है तो वो उतना पे करेगा, जिसकी बहुत कम है तो उसको कम बिल आएगा ना। ये भी तो है उसका। ये मल्टी सिटी नहीं है कि जिसमें इस तरह के मीटर, और ये हम बहुत छोटा सा एरिया है, 1,40,45,000 की आबादी का शहर है, और उसमें यदि आप मीटर और ये सारी चीज करोगे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है कोई। ये शहर जो है खरगोन जिला जो है वो 40-45 किलोमीटर की परिधि में एक छोटा सा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र। बाकी उसकी चौ सीमा देखोगे तो छोटे छोटे प्लेस जुड़े हैं, वहां से छोटे छोटे गरीब किसान और मजदूर लोग इस शहर में निवास करते, कोई हाई सोसाइटी लोग निवास नहीं करते जिनके लिए मीटर व्यवस्था हो। देखिए, मीटर मैं पहले बता चुका हूं कि मीटर आपके उपयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी बिलिंग देता है। आज हम देख रहे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, और 70 साल में भी हम यदि 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए
तो ये हमारी विफलता कही जाएगी। मैं प्रकाश जी आपकी बात को काटूंगा, प्रकाश जी मैं आपकी बात को काटूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस तरह के पानी की व्यवस्था बता रहे हो कि कुंदा में जो आप जिस तरह का बैरेज बता रहे हो कि 24 घंटे पानी दे दे, पिछला जो बैरेज है उसकी जो ऊंचाई है और अभी जो यूनिसेफ ने पैसा दिया है आपको, अभी उस बैरेज की ऊंचाई और इस ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। 24 घंटे पानी तो पॉसिबल नहीं है। देशा देवाड़ा से भी पानी आता है, खारक डैम से पानी आता है और नर्मदा जी की जो लाइन आ रही है उससे भी पानी मिलेगा। हम शहर को 24 घंटे पानी की आपूर्ति करना चाहते हैं। नर्मदा जी का पानी है कि 24 घंटे ये दे करके जनता का मन जीत लेंगे और कांग्रेस के पास कुछ दिखाने को रह नहीं जाएगा। आज पिपरी की लाइन आपकी, किंतु परंतु आज पिपरी की लाइन आपकी जो आई है, आपकी जो पिपरी से वाटर वर्क्स के लिए लाइन आई है, उसका प्रेशर आप एक बार जाके देख लेना। बच्चा मैं उस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम एक डिबेट में बैठे हैं, लेकिन आप उसका जाके प्रेशर देखना कि वो वाटर वर्क्स को पूरा भर पाएगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का यूज ही नहीं हुआ है। ग्रेविटी से चलना है, कोई प्रेशर थोड़ी दे रहे हैं आप वहां से। थोड़ी हो गया कि वो योजना आपके सामने है। उससे हो सकता है कि उससे अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के हम शहर को पानी दें। जिस जगह आपने 24 घंटे पानी के लिए जीएमसी को वर्क दिया है, कि हमारी मंशा में कोई खोट हो वो बताइए। हम चाहते हैं कि 24 घंटे पानी दें। मंशा में खोट नहीं है, लेकिन आपकी मंशा, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सार्थक प्रयास है। ठीक है, उसमें कुछ कमी पेशी होगी, वो समय रहते वो भी दूर होगी। लेकिन नहीं, आज यदि शहर में, प्रकाश जी, आज यदि शहर में कोई योजना आई है तो उसको सारे लोगों ने मिलकर उस योजना पे काम करना चाहिए कि ये पैसा आया है, शहर के हित में आया है, तो उस पैसे को सही जगह लगवाओ। जब आपका पुराना डैम 3.5 मीटर का है और अभी भी जो बन रहा है 3.5 मीटर का है, तो पानी आप 24 घंटे के लिए कहां पे इतना साला भर लोगे कि जहां से आपकी शहर की पूरी टंकियां भर जाएगी और आप शहर में नल दे दोगे 24 घंटे? ये कैसी बात को आप बता रहे हो? नहीं, मैं तो भौतिक सत्यापन की बात कर रहा हूँ कि आप उसको जाके देखें। जो सीधा वाटर सप्लाई होगा उससे भी जल आपूर्ति होगी। हमने जो टंकियां बनाई है उसमें भी स्टोरेज होगा। नवीन टंकियों का निर्माण भी हो रहा है। तो केवल 3 फीट 3.5 फीट का बैराज, इसको हम कारण नहीं बता सकते। हमारा पास स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ाई है। जब तक हमारे पास में पानी का स्टोरेज नहीं होगा, जब तक हम 24 घंटे की योजना है। एक छोटे से जिले, एक छोटे से सुदूर आदिवासी जिले झाबुआ में भी इस तरह की योजना आई, लेकिन वहां जाके आप देखिए 13 मीटर का डैम बना है। जल आवर्धन योजना के अंतर्गत जो टैंकों का निर्माण हो रहा है वो आगामी भविष्य की योजनाओं को देखते हो कि शहर की आबादी जब बढ़ेगी 20-25 साल बाद कितनी होगी हमारी रिक्वायरमेंट, उनको सबको देखते हुए क्या गया। और ऐसा सब आपके कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं। मैं चूंकि एक सिविल इंजीनियर हूं, इस नाते भी कह रहा हूं कि जो आपकी योजना है उनमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकली मैटर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये योजनाएं चलेगी देश का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होगा, और वो जब वो योजना नहीं चल पाएगी उस दिन आप क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, नहीं चल पाएगी ये तो एक आपका आकलन है और ये एक सुगुपा है जो जनता को बरगलाने के लिए छोड़ा जाए। नहीं, ये बरगलाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं एक टेक्निकली होके ये चीज बोल रहा हूँ। कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाता रहा था। कांग्रेस ने हमेशा अच्छी नीतियों का सपोर्ट भी किया और गलत चीज का विरोध भी किया है कि आज खंडवा में पानी आपने नर्मदा से लाया। धूल की समस्या से मुक्त करने का काम भी भाजपा की परिषद ने किया। तो ऐसे बहुत से काम है जो समस्या से हमें तो आज भी तो आपकी भाजपा की परिषद है, फिर धूल आज भी तो आपकी भाजपा की परिषद फिर धूल क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? वापस धूल की वही चालू होगी कहानी। एक किसी अच्छे अधिकारी के होने से परिषद से भी होगा, थोड़ा बहुत उससे विनाश भी होगा। आज आप कह रहे हैं धूल हो रही है, तो जब सीवरेज की लाइन डलेगी, जब जल आवर्धन की लाइन डलेगी तो उसके लिए खुदाई भी होगी, और खुदाई होगी तो थोड़े बहुत धूल भी निकलेगा, मिट्टी भी निकलेगी, लेकिन बाद में उसको वापस डामर भी किया जा रहा है। प्रकाश जी आप भी शहर में रहेंगे और मैं भी शहर में रहूंगा। इस शहर की गलियों में जब ये सीवेज के ढक्कन उड़ेंगे और रोड पे मल बहते नजर आएगा, उस दिन मैं डिजियाना को आगे खुद बताऊंगा कि देखिए प्रकाश जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये योजना फलीभूत होगी और ये होगा। क्योंकि भविष्य के वक्ता नहीं, मैं आने वाले फ्यूचर को बता रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होगा
उसका आकलन भी फ्यूचर मेकर बनना पड़ेगा, होता है। इंजीनियरिंग से कार्य हो रहा है। फ्यूचर मेकर प्रकाश जी बनना पड़ेगा, क्योंकि पैसा देश की सरकार आपको विकास के लिए दे रही है। पूरी आप खुद स्वयं सिविल इंजीनियर है, तो कोई आप बताइए कि कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी या तो कहीं पर उस गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा ना भैया, उस गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। उस चीज का कह रहा हूं कि आज जो आपकी लाइनें खुद रही है, आप शहर में देख लो, आप तो मीडिया से लोग जुड़े हुए, आप खुद भी लोग जाते हैं शहर में, देखते हैं कि क्या ये लाइन का लेवल मेंटेन हो रहा है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो मुझे बताइए कि आपने ये जो जितनी भी त्रुटियां गिनाई है, कभी आपने अपना एक नागरिक होने के नाते या कांग्रेस का आपकी सीएमओ अधिकारियों को तो ये समस्या का आपकी सीएमओ प्रियंका, आपकी भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो फोन ही नहीं उठाते हैं। आपकी प्रियंका पटेल फोन नहीं उठाती है, किसको बोलने जाओगे? आपकी सरकार में आपके अधिकारी इस तरह के उसमें है कि कोई फोन उठाना पसंद नहीं करता है। मुख्यालय में निवास करते हैं तो हमारा नगर पालिका परिषद का भवन जो है शहर के बीचों बीच है। यहाँ से हम जब स्टूडियो में बैठे हैं तो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे, आप तो आपके आप अपने स्तर पे दूरी पे होगा। आप अपने स्तर, जब वो फोन पर ही बात करें तो ये समस्या आप भी नहीं चाहते कि ये समस्या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपकी मैडम कितनी बार ऑफिस में बैठती है? आप इसका भी तो आकलन करके मुझे बता दीजिए। देखिए मैडम, कि मैडम यदि सीएमओ के रूम में है, हम किसी समस्या के लिए मैडम को ढूंढेंगे थोड़ी। मैं बता रहा हूँ कि जब से प्रियंका पटेल जी आए हैं, अधिकांश उनका समय कोरोना आपदा से निपटने में लगा है, अधिकांश समय उनका बैठकों में जाता है, अधिकांश समय उनका जो शहर में कंटेनमेंट जोन बनते हैं और जो शहर की व्यवस्थाएं लगती है उसमें उनका जाता है, और निश्चित रूप से निर्माण एजेंसी के रूप में भी वह समय समय पर अपने कार्यों का निरीक्षण करती होगी, देखती होगी। और उसके बाद ऐसा आप कह रहे हैं कि वो समय पर ऑफिस में नहीं मिलती है, लेकिन मैं जब भी गया हूँ मुझे तो वहाँ पर ऑफिस में मिले भी है। नहीं, हमने तो जब भी देखा है तो वो कहीं मीटिंग के बाहर ही नजर आई है, कभी उनके कार्यालय में। सोचे कि मीटिंग में भी नहीं जाए, अब आज नहीं मीटिंग में नहीं, जब उनका मुख्यालय जिला मुख्यालय है, हमेशा बैठकें होती है, आज भी बैठकें थी, उसमें निश्चित रूप से वो बैठक में गए होंगे। अब आप सोचे कि वो बैठक में भी न जाए और केवल अपने ऑफिस में बैठे रहे, तो ये संभव नहीं है। नहीं ऑफिस में बैठना, बात को समझिए। नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं, मेरा तो ये प्रश्न है कि यदि कोई आदमी, आपने मुझे कहा आप मिले नहीं, मैं तो गया कई बार, मैंने इस मैटर में मैडम को रोड पे रोक के भी बात की है कि मैडम ये जो हो रहा है हम दिखवा रहे हैं, मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, फलाना है, ढिमका है, अभी ये हो गया, कोरोना हो गया, सारी बातें। प्रकाश जी, इतने बड़े वर्क जो चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के, पीआईयू भी है इसमें, तो किन लोगों ने इस पर ध्यान दिया है? जो चल रहा है, बिल बन रहे हैं, कल ये नहीं बनेगा, ये ठेकेदार चले जाएगा काम करने के बाद, आप और मेरे को इस शहर में लेना है, ये अधिकारी भी कल तबादला होकर चले जाएगा, इस शहर में आपको और मेरे को लेना है। इस चर्चा को क्या है, इसको थोड़ा ये क्या है, ये तो क्या एक्सटेंड हम जितना करेंगे उतना आगे की ओर मुद्दा बढ़ते जाएगा। एक इस विषय पर एक अंतिम मत जो है, मत अपने अपने रखें। पुष्कर जी, आपको क्या लगता है कब तक ये कार्य पूर्ण होगा और कब तक हमें पेयजल मिलने लग जाएगा हमारे? मुझे तो अभी जो जिस तरह का वर्क दिख रहा है, धीमी गति से चल रहा है। ठीक है, कोरोना काल था, पिछली दफे भी 2-3 महीने बंद रहा, अभी भी 2-3 महीने बंद रहा, लेकिन आने वाले 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार और यहाँ की जो लोकल सरकार है उनका क्या इसके पीछे प्रेशर होता है, वो ठेकेदार पे डिपेंड है। प्रकाश जी, देखिए 80-90% जल आवर्धन योजना का काम हो चुका है और सीवरेज का काम भी लगभग पूर्णता की ओर है। निश्चित रूप से अगले 1-2 महीने में हमें पेयजल आपूर्ति होने लगेगी और इस बात को लेकर हम आशान्वित भी है। अब किंतु परंतु वाले तो कई प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि पुष्कर जी ने कहा, करोड़ों रुपए की योजना है, तो हम शहरवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं, इस बात का हमें हर्ष है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जनता से जो वादे किए हैं उसको निभाने का पूरा प्रयत्न किया है। कुछ कार्य विलंब हो जाता है, वो बड़ा महत्व नहीं रखता, लेकिन कार्य हो रहा है, लोगों को सौगात मिल रही है, लोगों की 70 साल से चली आ रही समस्याएं दूर हो रही, ये बड़ी बात है। 70 साल में आप मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया तो आप ऐसे ही बड़े हो गए। 70 साल में बेजला देवाड़ा का जो पानी आया
उसी का पानी हम पी रहे हैं। 70 साल में कोई नया कुआं खोद के थोड़ी बीजेपी ने 15 साल में, तो 15 साल का वर्क क्या है? आपके दिमाग में देवला देवड़ा बैठा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि खारक डैम बना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप गलत। इसका शिलान्यास भी कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है और कांग्रेस गवर्नमेंट में ये वर्क भी हो चुका था। अभी जो पानी आ रहा है खारक से ही छोड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये सुविधाएं जो मिली है भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और आगे भी हम शहर की जनता की जो जनता से हमने वादे, प्रकाश जी, आज हमारे पास में जिस तरीके से हमारे नजदीक से नर्मदा नहर निकली है, मेरा मानना है कि जब इंदौर पानी जा सकता है, उज्जैन पानी जा सकता है, सांवेर जा सकता है, भोपाल जा सकता है, हम 5 किलोमीटर दूर नर्मदा की नहर बह रही है और नर्मदा 18 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से बह रही है। हम यदि वहां से हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते और जमाने को इस नर्मदा पूरी हमारे जिले से बह रही है, उसके बावजूद लोग ले जा रहे पानी और हम कुछ नहीं कर पाए, और हम सोच रहे हैं कि उस नहर के पानी में से पानी मिल जाए, उस डैम में से पानी मिल जाए। ये तो क्या है, मन समझाने वाली बात है। और मैं तो ये चीजों को समझने वाले लोगों में से नहीं हूं। अब जो नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि जहां से भी पानी मिलेगा शहरवासियों को दिया जाएगा, 24 घंटे दिया जाएगा। ये हमारे लिए 24 घंटे तो अब आप भविष्य में भी संभव नहीं है। चूंकि कांग्रेस ने कभी ये कार्य संपन्न नहीं किए, इसलिए कांग्रेस को असंभव लगते हैं। नहीं, कांग्रेस तो कंक्रीट वर्क करने की आदी रही है और जो दिए हैं। क्षेत्र की बात कहूंगा कि विस्तार क्षेत्र में जल आवर्धन योजना पहुंच रही है। एक समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने ऐसे शब्द कहे थे जो मैं यहाँ इस मंच पर नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने इस योजना को असंभव बताया था। शीघ्र ही विस्तार क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंच रहा है, तो ये काम होने जा रहे हैं। भाजपा ने कभी किसी काम को असंभव नहीं माना और सच्चे मन से करने का प्रयास किया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आज जी ये एक मुद्दे पे बात हो गई। इसके अलावा आप लोगों ने अभी बीच में जिक्र करा था, एक बात आपने बोली थी कि यातायात खरगोन का बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी दिखाई देता है। खरगोन शहर में यातायात वाकई में बहुत ज्यादा बिजी, और हम लोग भी देखते हैं। पर ये जो यातायात में कहीं ना कहीं जो है, इसका एक रीजन जो निकल के आता है सामने जो जनता के एरिया, वो है कि खरगोन में बाईपास का ना होना। तो पुष्कर जी इस विषय पर बताएं थोड़ा सा। उस विषय पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बीजेपी सरकार थी, हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट आए, खरगोन देवला टू बड़वानी और मल्लेश्वर टू पाल। जब ये 2 प्रोजेक्ट आए, उस समय विधायक बाबूलाल महाजन जी थे। मैंने पर्सनली उनसे कहा कि बाबूलाल जी ये प्रोजेक्ट आया है, इसमें इस बाईपास को किया जाए। उन्होंने अपने स्तर पे प्रयास भी किया। WRD जल संसाधन विभाग की हमारे यहाँ एक नहर है जो अनुपयोगी हो चुकी है। बिस्टान रोड से घूम के मांगरूल होते हुए ये कुंदा रिवर में मिलती है। कुंदा रिवर पे एक रप्ता बन जाए या छोटा ब्रिज बन जाए, और उस जो अनुपयोगी नहर है वो चूंकि 120 फुट चौड़ी है, उसका जो अलाइनमेंट है वो 120 फुट चौड़ा है। 120 फुट चौड़ी जमीन एक्वायर की। मैंने उससे बाबूलाल जी को कहा, मैंने बाबूलाल जी इस पे से बाईपास निकाल दें तो ये बिना खर्चे में हो जाएगा। बाबूलाल जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन भोपाल स्तर पे सफलता नहीं मिली उनको, और वो MPRDC के प्रोजेक्ट में जुड़वा नहीं पाए, वरना आज से 10 साल पहले खरगोन को बाईपास मिल गया होता। प्रकाश देखिए, नहर की जल संसाधन विभाग की संपत्ति है, उसका एक बैंक एरिया होता है, वो नहर की देखरेख के लिए होता है। और ऐसा कहना गलत है कि नहर अनुपयोगी है। आज भी नहर से गेहूं की फसल ली जाती है, सिंचाई होती है। उसमें प्रकाश जी सिर्फ और सिर्फ बनियार पिकअप वेयर का ऊबर खली रोड के ऊपर पानी आता है। आपका सिटी बिस्टान नाका भी क्रॉस नहीं करता है वो क्षेत्र तक जा रहा है। नहीं, पूरा मैं बता रहा हूँ आपको कि कुंदा में जो 7 बैरेज बने हैं, कुंदा में जो 7 बैरेज बने हैं, मांगरूल के किसानों ने कुंदा के बैरेज से एग्रीमेंट किया और उसका पैसा देते हैं, और उसी के कारण टेमला की जितनी पाइपलाइन है। आपका जो विचार है कि उस नहर को बंद कर दिया जाए, ये सरासर गलत है। जब तक इस क्षेत्र में खेती होगी, उसमें जब तक इस क्षेत्र में खेती होगी, नहर की उपयोगिता रहेगी। प्रकाश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहेगी। रहा सवाल कुंदा पे जो रिंग रोड के लिए जो नेशनल हाईवे के काम हो रहे हैं, उसमें सर्वे
भी होगा। नहीं, वो तो बाईपास के लिए हुआ है, वो NHAI ने सर्वे किया, वो अपनी जगह। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो रिंग रोड है ये जो शहर से दोनों, क्योंकि जो खंडवा से हमारा झुलवाने जा रहा है, बड़वानी जा रहा है, इसको भी नेशनल हाईवे का दर्जा मिल चुका है। और जो चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे है, ये भी नेशनल हाईवे में आ गए। और निश्चित रूप से शहर पर यातायात का दबाव बढ़ेगा, तो उसके लिए उस प्रकाश जी वैकल्पिक व्यवस्था, आज खरगोन में सिद्धनाथ महादेव की पालकी निकलती है तो पूरा रोड बंद करना पड़ता है, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ काम होने वाले हैं, निश्चित रूप से होंगे। रिंग रोड के बिना इतना ट्रैफिक जो आज हाईवे का कहां से गुजरेगा? कोई शहर में से गुजारेंगे? संभव ही नहीं है। ये सब नेशनल हाईवे। यदि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 15 साल से आप बैठे, तो आपने यहाँ का बाईपास कहाँ निकाला है? देखिए, बाईपास की अब आवश्यकता है, और जब हाईवे का विस्तार हो रहा है तो बाईपास के बगैर हाईवे का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि इसका योजना में जो प्रकाश जी, आप पानी की जो बात कर रहे हैं, तो पानी के लिए मैं बता दूं कि कुंदा रिवर पे 7 जो डैम बने हैं, उनसे किसानों ने एग्रीमेंट किया है। आप कल आपके मांगरूल सस्ता से भी पूछें कि मांगरूल में जो किसानों ने एग्रीमेंट किया है, और उसी लाइन से बीच में जो मेलडेरा के वहां जो डैम बना है, उससे टेमला के किसानों ने एग्रीमेंट किया है। ऐसे बसनेर में, ऐसा कुबडोल में, और इस तरह के डेमों से वो सिंचाई कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं वो। और कुंदा में पानी जब भी छोड़ा जाता है तो उनके लिए छोड़ा जाता है, तो वो पैसा दे रहे हैं। इस बनियर पिकअप वेयर की नहर से बिस्टान नाके के आगे पानी नहीं जाता है, आप एक बार खुद चेक करें। मैं, चूंकि मेरा निवास नहर के समीप ही है, और मैं आप केवल आपके जो इधर उधर से जुटाए आंकड़े हैं उसके आधार मेरे जुटाए आंकड़े नहीं है, मेरा वस्तु स्थिति, मेरे जुटाए आंकड़े नहीं है, ये मैं वस्तु स्थिति आपको अवगत करा रहा हूँ। पानी जब जाता है तो मैं खुद उसको पानी को जाके भाई साहब, आज आप जाके उस रोड पे देखेंगे कि उस नहर की जमीन को लोगों ने एक्वायर करना चालू कर दिया है, कि वो तो पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई है, पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई, उसको एक्वायर करना चालू कर दिया लोगों ने। कहना है कि उसी के थ्रू बाईपास, उसी को आज सरकार नई जमीन एक्वायर करेगी, भूअर्जन का पैसा लगेगा। जब आज आपके पास में जमीन है, कल कॉलोनाइजर उस जमीन का यूज कर रहे हैं। आप खरगोन में देख सकते हैं, बिस्टान रोड से जो रोड आ रहा है उसमें सनाव रोड कनेक्ट हो रहा है, खंडवा रोड कनेक्ट हो रहा है, और आप उसके जो नियरेस्ट कॉलोनी आ रही है, वो कॉलोनी वाले उसको पूरा इंक्रोच कर रहे हैं। देखिए, जब किसानों की ओर से ऐसा कुछ आएगा कि अब हमको नहर की आवश्यकता नहीं है, तब आवश्यकता तो कभी किसी की खत्म नहीं होती है, किया जा सकता है। लेकिन जब तक किसान उस पर आश्रित है, आप चाहते हैं कि किसानों को अनाज आप उसके अंदर पाइप, आप यदि चाहते हैं तो 120 फुट चौड़ी है, उसके अंदर पाइप डाल के निकाल दो। घोषणा पत्र में लाए, आप किसानों को लगे कि भाई प्रकाश जी, हमारे बारे में सोच रही है। प्रकाश जी, उसके डिवाइडर में पाइपलाइन डाल के आप निकाल दो, तो पानी और मांगरूल क्या मैं बता रहा हूं, और आगे तक पहुंच जाएगा पानी। छोटी भीड़ ओवर का सारा कवर कर लेगा पानी। ये विकल्प हो सकते हैं। तो फिर इन विकल्पों पे चर्चा करो ना। आपको तो आपकी सरकार देश में बैठी है, प्रदेश में बैठी है, आपकी सरकार नगर में बैठी है। मैं कह रहा हूं ना कि जो बाईपास वाला मैटर है वो हल होगा। अब वो कैसे होगा, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे तो तलाश रही है, और निश्चित रूप से बाईपास भी बनेगा, रिंग रोड के रूप में बनेगा, और हमको शहर को सौगात मिलेगी। शहर पर जो अंदर से यातायात का दबाव है वो भी दूर होगा, नए पुल भी बनेंगे उस पर। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा नया पुल है या इस पे से ही निकलेंगे, उसके लिए सब होगा। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि जो 70 साल में कांग्रेस काम नहीं कर पा रही, वो चाहती है कि 15 साल में सारे काम हो जाना थे। 15 साल 10 साल में आपकी सरकार दिल्ली में, आपकी सरकार भोपाल में, आपकी सरकार खरगोन में, उसके बाद आप ये काम नहीं कर पा रहे, और हमको कोसो 70 साल। तो हमने 70 साल में देश को बनाया है, बताइए, हमने तो देश को बनाया, आप नगर को ही बना दो। बहुत कांग्रेस की सरकार थी उस समय, ये जिला रोड की गिनती में आता था चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे। इसका ये नहीं आया उस समय, PWD मेंटेनेंस करती थी, ये उस समय नहीं आया। ये तो आरडीसी को वो प्रोजेक्ट दिया ये तो चीड़ा डाबर जी का आप धन्य कीजिए कि दिग्विजय सिंह सरकार में उन्होंने इसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाया। चित्तौड़ भुसावल 2005 की है, 2005 के शिशिर दादा चौधरी और चीड़ा दादा डावर ने इस रोड को NHAI का दर्जा दिलवाया बाद में, कि महाराष्ट्र को जोड़ने वाला सबसे नियरेस्ट। शिवराज सरकार ने उस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक से 50 करोड़ रुपए का ऋण लेकर के स्टान जो स्टेट हाईवे है उसको दर्जा दिया है MPRDC के माध्यम से, और उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो मैं आपको पुराने अतीत के आंकड़े भी दिखा सकता हूं। आप ये सारी चीजों का आकलन आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह की सरकार के समय हुआ है। ये 2005 की घटना है,
और ये योजना आयोग के मैटर है, इसमें किसी सीएम का या पीएम का कोई रोल नहीं होता है। ये योजना आयोग में चीजें जाती है, फंडिंग चाहिए, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी तो कुछ उसमें किरदार होता है। की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि उनके भी तो प्रयास थे। किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है कि वो इस सौगात के लिए कहां से पैसा लाएगी और उसको कैसे उपलब्ध कराएगी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय इसको नेशनल हाईवे का दर्जा मिला। मंडलेश्वर से लेकर के पाल महाराष्ट्र बॉर्डर तक पहले प्रकाश जी NHI में ऋण लेकर के उसका निर्माण किया गया। NHI ने आप पैसा दिया है, NHI में रोड का निर्माण अभी जो चल रहा है वो NHI का निर्माण है। इसके पहले वो MPRDC ने स्टेट हाईवे में लिया था। बीजेपी सरकार की ही कल्पना थी कि ये बीजेपी सरकार ने, ये मैं प्रकाश जी आपको बता दूं कि महू से मंडलेश्वर से बोरावा होके खरगोन और खरगोन से जो पाल गया है, ये सुभाष यादव डिप्टी सीएम थे उस समय। एशियन बैंक का अभी कुछ दिन पहले प्रपोजल है ये। पहले के एक खबर में किस स्थान का नाम मैं ध्यान से चूक गया हूँ, करीब 35-40 किलोमीटर की सड़क को 7-8 घंटे में बनाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय संभव हुआ है। देखो अब तो जो निर्माण करेगा उसको वोट मिलेगा। अब आप निर्माण कर रहे हो क्योंकि दिखाना पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो उसमें गलत नहीं कर रहे हो। हमने 70 साल में आपने कहा देश निर्माण करके दिया है और अब आप रोड नहीं बना रहे हो तो उसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि आने वाले जो सिचुएशन है उसमें 4 लेन 6 लेन बनेंगे, तो ये आप थोड़ी कर रहे हो, तो पब्लिक खुद करवा रही है। इसमें आप अपने पे श्रेय मत लो। इसके लिए सरकार की मंशा, लेकिन आज प्रकाश जी सरकार की मंशा तो है, लेकिन पब्लिक की मंशा भी। कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जो रोड के काम हुए, आप चाइना बॉर्डर पर भी आप देख लो, जो समस्याएं थी उसको मोदी सरकार ने किस प्रकार से हल किया। आज वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, सेना की आपूर्ति। हमारी बनाई हुई योजनाओं पे यदि रोड को चौड़ा कर रहे हो तो वो विकास नहीं होता है। देखो योजनाएं तो कांग्रेस ये तो घर में बड़े भाई की, ये तो घर में बड़े भाई की जो पेंट है छोटा भाई पहनता है उसको अल्टर कर रहे हो। कांग्रेस तो केवल योजना बनाती थी, उसमें अपना डाला देखती थी कि ए से लेकर जेड तक किस प्रकार घोटाले किए जाए। आप घोटालों की बात कर रहे हो। आपके प्रधानमंत्री के ऊपर एक मुख्यमंत्री ITA लगा के जांच करवा रहा है कि पीएम फंड में क्या हुआ है। आप कथाकथित कल परसों की घटना है। पीएम फंड तत्कालीन विषय है, कोरोना काल का विषय है, और जो तत्कालीन भ्रष्टाचार और शिष्टाचार तो भाजपा में 10 साल में देख लिए किस तरह के हो रहे हैं। देखिए कांग्रेस के राहुल गांधी जी को भी कई बार कोर्ट से मुंह की खाने पड़ी। उन्होंने कहा यह घोटाला हो रहा है, साहब कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट से भी फटकार मिली, राफेल घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। तो हर देखो केवल आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। आपके पास किसी भी व्यक्ति को कोई आरोप लगाने के पहले उसके पास उसकी मांगना पड़ती है। कोर्ट में माफी मांगने की नौबत क्यों आती है जब आप कह रहे हैं कि ये घोटाले हुए हैं, तो कोर्ट में आपको मुंह की क्यों खानी पड़ती है? मेरा सवाल ये है। पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, आज तक एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा है। जबकि कांग्रेस की सरकार का इतिहास उठाकर देख लो तो घोटालों की अनगिनत कतार है। ए से लेकर जेड तक के सोशल मीडिया पर घोटालों। अरे आपके तो ताबूत घोटाले हो गए। हम छोटी सी बात कहाँ बताएं, एक सैनिक के ताबूत का घोटाला हो सकता है तो वो आदमी किस नीचे के स्तर तक जा सकता है। तब से लेकर इंदिरा गांधी का, नेहरू के बाद इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन जी, मतलब एक घोटाला ही करना और कुछ नहीं करना। घोटाला यदि किसी की कभी भी किसी प्रकार का यदि घोटाले नहीं होते पुष्कर जी, तो विषय पर है, घोटाले नहीं होते तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और को जमानत नहीं लेना पड़ता। जमानत देखो, राजनीति में आगे जाना है तो कोर्ट कचहरी और पुलिस से दोस्ती रखना पड़ेगी। और ये राजनीति में पुलिस घोटाला और मजिस्ट्रेट दोनों से दोस्ती जरूरी है। कांग्रेस के बेचने वाले और कांग्रेस के खरीदने वाले, और इस प्रकार ताबूत घोटाला सबसे पहले तो जो हमें कभी निमाड़ की बात कर रहे हैं, निमाड़ की जनता देख रही है, निमाड़ के मुद्दों पे आया। निमाड़ के विषय पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रकाश जी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आज जिस तरीके से प्रकाश जी बता रहे हैं कि ये NHI निकलेगा। अरे हम लोकल क्या कर रहे हैं भाई? हमारी जो लोकल सरकार बैठी नगर पालिका का, हमारा अपना बजट
1000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। आपका क्या मत है? और बाईपास पे क्या मत है आपका? बाईपास पे मेरा मत है कि जो अनुपयोगी चीज है उसको निकालो, ताकि शहर में आज जैसे सिद्धनाथ महादेव की हमारी प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश में देश प्रसिद्ध पालकी निकलती है बाबा की, और उस समय हमको शहर बंद करना पड़ता है। कई बेचारे इस रोड से क्रॉस करने वाले, बड़वानी से खंडवा जाने वाले, तो आज हमारा रोड ये नागपुर से अहमदाबाद को जोड़ रहा है, ये वाला कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। अब उस बीच में बेचारे घंटों गिनती खड़े रहते हैं, और जो सिद्धनाथ महादेव में जो आस्था है हमारी, उसको बोलते हैं यार आपने 10 घंटे बंद कर दिया, 15 घंटे बंद कर दिया, तो आज हम एक वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं निकाल पाए अभी तक? प्रकाश जी हम NHI को क्यों रो रहे इस पे हैं? बताएं। हम एक वैकल्पिक मार्ग की जो दिख रहा है कि इसको हम थोड़ा सा फेरवेदर करके इसको निकाल सकते हैं, एक छोटा सा RES को बोल के भी कुंदा पे एक छोटा सा पाइप कलवर्ट बना के हम निकाल सकते हैं। ये सोच हमको बनाना पड़ेगी प्रकाश जी। इस हिसाब से सुझाव भी रख रहे हैं अपने, तो उन सुझावों पर भी आप अपनी राय रखें, जरूर रखें। क्योंकि मैं शिवडोला समिति में भी प्रवक्ता हूँ, और निश्चित रूप से निमाड़ की जनता की, क्षेत्र की जनता की भगवान सिद्धनाथ महादेव जी के प्रति भव्य आस्था है, और उनका जो वार्षिक चल समारोह निकलता है शिवडोला के रूप में, वो विराट स्वरूप में होता है, और उस समय शहर में यातायात की बाधा आती है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग के रूप में शहर का यातायात डाइवर्ट करके भी बाहर से निकाला जाता है। 2-3 घंटे का अवरोध जरूर आता है जब शिवडोला हमारा डाइवर्सन रोड पर होता है, और उस समय शहर के बाहर के जो पुराना पुल है, औरंगपुरा का पुल है, वहां से लेकर के शहर का यातायात डाइवर्ट होता है। प्रकाश जी उसमें क्या है, यातायात को सुनिए खड़ा मेरी किया बात। जाता है। आपकी बात का मैं समर्थन करूंगा कि शहर में बाईपास होना चाहिए, और इसके लिए ये जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, इसमें बाईपास का प्रावधान है। आप जो नहर वाला विषय कह रहे हैं, ये नहर वाला विषय किसानों की भावना से जुड़ा हुआ है, और जब तक किसान उसका पानी का दोहन करेंगे तब तक किसानों को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। उस लैंड का यदि लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो बीच में से पानी का पाइप डाल के निकाल दो ना, तो पानी आगे तक जाएगा। ये कम से कम सीपेज तो नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज हम किसी की जमीन को एक्वायर करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए गाइडलाइन बन गई है, मौजे करोड़ों रुपए में जाएंगे, तो वो वहन नहीं कर पाएगा, न शासन कर पाएगा, न नगरपालिका कर पाएगी। तो आज इस वैकल्पिक चीज को कि जो तीनों चारों रोड को, क्योंकि हमारे पास एक डाइवर्शन रोड था, अब डाइवर्शन रोड खत्म हो चुका है, अब वो शहर का मुख्य मार्ग बन गया है। सिंचाई विभाग में प्रावधान है कि पाइप के माध्यम से भी नहरों को, उस समय आप बाबूलाल जी से इस संबंध में जानकारी लेना, बाबूलाल जी को बकायदा इस विषय पर भी हम मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि न किसानों को किसी प्रकार का नुकसान हो, और शहर के वैकल्पिक मार्ग के रूप में हमें एक नया रास्ता भी मिले, ये संभव है जी। और इस पर निश्चित रूप से पुष्कर जी ने जो बात कही है, और हम एक दिन शिवडोला के दिन भी जो समस्या देखते हैं, तो एक सकारात्मक माहौल बना करके हम इसको भी उठाएंगे और इस समस्या का समाधान जी करवाएंगे। ये जो मुद्दे हैं, ये बहुत दूर से घूम फिर के आते हैं, मगर बात तो निमाड़ की ही होगी, बात निमाड़ की जनता की होगी, बात होगी निमाड़ के जनहित के मुद्दों की। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा निमाड़ मेरी आवाज। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिचियाना न्यूज निमाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज होगी जनता के मुद्दों की बात, साथ ही जमीनी मुद्दों को उठाकर रखा जाएगा जिम्मेदारों के सामने। अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा या जन सामान्य की समस्या है तो उसे हम देंगे मंच और प्रतिनिधियों से मांगेंगे जवाब। अगर ऐसी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप भेजिए उसे स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर। चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। हेलो, शेख तैयार करते हो शेख? एक बार पुनः फिर से स्वागत है आप लोगों का। ब्रेक के बाद हमारे साथ बने हुए हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स। ब्रेक के पहले जो है कि जो चर्चा है थोड़ी गर्मा गर्मी पर आ गई थी। अब निमाड़ के मुद्दों पे आएंगे तो निमाड़ का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जो उठकर जनता के बीच से आ रहा है वो है मेडिकल कॉलेज। अब निमाड़ की जनता, खरगोन जिला मुख्यालय की जनता तरस गई है ये शब्द सुनने को कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज आने वाला है या आ चुका है। ये सौगात हमें कब प्राप्त होगी पुष्कर जी? मेडिकल कॉलेज के संबंध में जिस समय कॉलेज खरगोन आया, सारे लोगों ने कहीं विरोध कहीं खुशियां, उस बीच में हम लोगों ने भी, कांग्रेस के थे लेकिन हम लोगों ने भी इसका विरोध किया कि ये कॉलेज महेश्वर क्यों, कि जिला मुख्यालय पे हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्था है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी नया बनके रेडी है, नर्सिंग ट्रेनिंग। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी गलती रही उसमें
लेकिन उसके बाद जो वापिस आवंटन आना था कि 60% केंद्र को देना, 40 मध्य प्रदेश को देना है, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास रहा। हमारी सरकार चले गई, वापिस आवंटन हुआ नहीं और वो कॉलेज निरस्त हुआ। फिर उसके बाद में प्रयास किया, सांसद जी ने बताया, मैंने खुद ने भी उस चीज के लिए विरोध किया कि साहब ये गलत जगह हो रहा है, क्योंकि एक तहसील प्लेस भी नहीं, एक टप्पा प्लेस है, उस जगह पे कॉलेज खुल रहा है, ना महेश्वर ना मंडलेश्वर बीच में है। सारी चीज का हमने पूरा डायग्राम बना के दिया, सारे ऑप्शंस दिए कि यहाँ इतने पेशेंट है, इतनी व्यवस्था है, सारा सब कुछ। मंत्री जी से चर्चा है, मंत्री जी ने भी सारी बातें बताई कि साहब यहाँ ये होना चाहिए, पेशेंट नहीं है भाई, जिला मुख्यालय पे बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट मिलेंगे, आसपास का 40 किलोमीटर का एरिया है, उससे काफी मरीज यहाँ पे आते हैं। ओपीडी लगभग हमारे यहाँ 700-800 पे जाती है। फिर सांसद जी ने बीच में अपने जिले में अपनी मांग कर ली, तो कहीं ना कहीं हम तो ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार भी गई, हमारा कॉलेज भी गया, और बीच में भाजपा के सांसद गजेंद्र सिंह जी ने अपने क्षेत्र में कॉलेज की व्यवस्था लगा ली। तो कहीं ना कहीं ये है कि राजनीति भेंट चढ़ा है कॉलेज हमारा, बाकी तो हमारे क्षेत्र को कॉलेज मिलना था। और हम आज भी बीजेपी कांग्रेस सभी के लोग मिलके शहर हित के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई है, और जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक हैं, डॉक्टर्स हैं और बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, सारे लोग मिलके वापस से एक बार तैयारी कर रहे हैं कि हम शहर में कॉलेज वापस लाएं। प्रकाश जी, सौगात मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सौगात खरगोन जिला मुख्यालय को देगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। जैसा कि पुष्कर जी ने बताया, अतीत में कुछ गलतियां हुई, हो सकता दोनों तरफ से हुई हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर संसदीय क्षेत्र को हम मेडिकल कॉलेज देंगे, और जब खरगोन का नंबर आया तो खरगोन में दुर्भाग्य से जिला मुख्यालय को जो सौगात मिलना थी, जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए आई थी, उसको अपग्रेड करना था, तो एक महेश्वर क्षेत्र में उसको ले जाया गया, जहां वास्तव में उसकी आवश्यकता भी फिलहाल महसूस नहीं है। क्योंकि किसी भी अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए पेशेंट की आवश्यकता होती है, ओपीडी की आवश्यकता होती है और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं कि जिला मुख्यालय पर जो जिला अस्पताल है, उसकी ओपीडी सामान्य दिनों में 500-600 रहती है, और जब कोई बीमारी का प्रकोप रहता है तो 1000 के आसपास और इससे भी ऊपर चले जाती है। और जिला अस्पताल से बहुत दूरस्थ अंचल के वनवासी क्षेत्र के भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि खरगोन जिले के अलावा बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र, राजपुर क्षेत्र, जुलवाना क्षेत्र के भी मरीज यहाँ आते हैं, धार जिले के भी मरीज आते हैं, और खंडवा जिले से भी यहाँ पर मरीज आते हैं। तो खरगोन के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हम महेश्वर का मेडिकल कॉलेज निरस्त हो चुका है, और ऐसी स्थिति में हम खरगोन जिला मुख्यालय के जो मांग हमने एक मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के माध्यम से की है, और ये हमारी आवाज निश्चित रूप से क्षेत्र के कांग्रेस के विधायकों के बीच भी पहुंची, भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक केदार भाई के समक्ष भी पहुंची, और सांसद जी के पास भी पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी पहुंची है, और मुख्यमंत्री तक पहुंची है। तो मेरा मानना है कि जब समूचे क्षेत्र की जनता की जो मांग है उसको नजरअंदाज किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा, और हमारे पार्टी के नेता भी इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, निरंतर जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है। शीघ्र ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा। तो मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी होने के नाते और इस संघर्ष समिति से जुड़ा होने के नाते मैं शहर की जनता को, जिले की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम संघर्ष समिति के माध्यम से, हम केंद्र की सरकार के माध्यम से, हम प्रदेश की सरकार के माध्यम से खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज लाएंगे, और हो सकता है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के पूर्व ये सौगात हमें मिल जाए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होकर। प्रकाश जी, इसमें मैं एक लिंक से हटके कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने उज्जैन में देखा बहुत सारे मरीज हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में खरगोन एक हॉट स्पॉट था। खरगोन में जो जिस तरह की मौतें हुई है कोरोना में, उस सारे एपिसोड में मुख्यमंत्री जी ने एक दौरा करना था, और ये घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा होती तो काफी अच्छा होता है सारी चीजों के लिए, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में इतनी सारे मौतें हुई है कोरोना काल में,
और जब मुख्यमंत्री जी एक छोटे से जिला हमारा, चूंकि खरगोन बड़ा है, उज्जैन जैसे छोटे जिले में प्राइवेट कॉलेज भी है, इंदौर नियरेस्ट है, उसके बाद उन्होंने वहां घोषणा की, तो फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, अभी ये मांग अभी उठी है। पिछले 7 मई को ही सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये मांग उठाई थी और उसके बाद शहर की जनता ने भी इस मांग में भरपूर समर्थन दिया। यहाँ तक कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं ने और शहर के बुद्धिजीवी वर्ग ने, विद्यार्थियों ने, मतलब ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसने इस मेडिकल कॉलेज के समर्थन में सोशल मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई हो। और उसके बाद ये एक राजनीतिक हल्के में भी चर्चा का विषय बनी और निरंतर हमारी बात प्रदेश तक पहुंच भी रही है। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची है। निश्चित रूप से मेरे जो सूत्र है उनसे मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ करेंगे। प्रकाश जी, इस मैटर में कोरोना काल में से गुजर रहे हैं, अनलॉक की उससे दौर से गुजर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हम अनलॉक हुए हैं। प्रकाश जी, इस मैटर में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री प्रकाश जी कोई दौरा बनाते हैं तो निश्चित रूप से खरगोन जिले में वो सौगात देकर जाएंगे। प्रकाश जी, मैं इस मैटर में कहना चाहता हूं कि आज हमारे जिले के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आज हमारा ऑक्सीजन प्लांट आया, 7 दिन में लग जाएगा, 15 दिन में चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ शुरुआत के कोरोना काल में कहीं लोग ऑक्सीजन से मर गए कि जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। आज जो हमको कोटा मिलना था वो कोटा बरोबर मिला नहीं। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने, न जाने कहा नागपुर से, धूलिया से, जलगांव से, अपने अपने स्तर से सबने ऑक्सीजन की व्यवस्था लगाई। जब जाके यहाँ कहीं जनमानस को उस चीज की व्यवस्था लगी और वो स्वास्थ्य में उसको फायदा हुआ। आज शासन ने दिया, साहब खरगोन को भी हमने दे दिया ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन वो एक शेड बन के रह गया है। आज उसके ऑक्सीजन प्लांट ने छोटी छोटी जगह, जो हमारे बाद में एक छोटा सा तहसील प्लेस जावरा जिसका कल इनाग्रेशन हुआ, तो खरगोन के साथ आपकी सरकार है, सब कुछ, फिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? और चूंकि ये एक दूरस्थ आदिवासी अंचल है, फिर इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रकाश जी, इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि बीजेपी गलत या कांग्रेस गलत, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने नेताओं से इस चीज के बारे में बोलना चाहिए कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? क्योंकि कॉलेज नहीं, आज आपका ट्रेनिंग सेंटर लगभग 2 वर्ष से बन के खड़ा है। आज हमारे क्षेत्र के कई आदिवासी हरिजन बच्चे जो हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा रहे हैं, इंदौर में, बड़वानी में, कहां कर रहे हैं, प्राइवेट में कर्जा करके बेचारे जमीनें गिरवी रख के पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये सरकारी ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है तो ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? यदि ये चालू होता है तो हमारे यहाँ के हर साल 250 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन हम कोरोना की जो त्रासदी है उसको भी न भूले। अभी विगत 1-1.5 वर्ष से समय ऐसा रहा है कि बहुत से कार्य डिले हुए हैं। हमारा पूरा फोकस विशेष करके कोरोना त्रासदी से जनता को मुक्त कराने में गया है। सरकार के भी प्रयास रहे। अभी आपदा प्रबंधन समिति में क्षेत्र के विधायक भी बैठते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठते हैं। पिछली डिबेट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट आने वाले थे, जो मशीनरी आने वाली थी, क्योंकि देश भर की डिमांड होने से सभी, ऐसा नहीं कि केवल खरगोन के लिए एकमात्र लेकिन से ऑर्डर गया होगा। जिस कंपनी ने काम लिए हैं उनके पास प्रकाश जी मेरा मानना ये है कि जब एक रतलाम में ये अचानक प्रकाश जी हम लोग फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। बात मेडिकल कॉलेज पे चल रही है, तो हम दोनों तरफ से ये प्रयास करें। आप अपना पक्ष रखें कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं मेडिकल में। हमारा प्रयास तो तरफ से बताएं कि क्या प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास तो यही है कि हमने हमारे सारे एमएलएस ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दे दिया कि साहब जिला मुख्यालय पर हमारा मेडिकल कॉलेज बने। हमको कहा कि यदि हमने उसमें प्रयास नहीं किया, ठीक है, हमारे प्रयास से कॉलेज आया, लेकिन हमारी सरकार चलेगी, वो प्रयास से कॉलेज वापस भी चले गया। हम आज वापस साथ पे खड़े हैं। आपका मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आप साथ में चलें और इस चीज को मुख्यमंत्री जी पे प्रेशर बना के करवाएं कि साहब ये
हमारा आदिवासी अंचल है, इतनी ओपीडी है, हमको ये कॉलेज चाहिए, क्योंकि ये आपके संगठन के लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार सांसद बुरा मान जाएगा या विधायक बुरा मान जाएगा, आपको पूरे जनमानस के साथ आना पड़ेगा। आज बीजेपी का भी अपना जो संगठन है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वहां पे पुष्कर जी, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी त्रुटि जो हुई है इस विषय में, स्वास्थ्य मंत्रालय जो केंद्र सरकार है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिसके मंत्री है, उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के और इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद है गजेंद्र जी पटेल को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि आपके बार बार निवेदन के आधार पर हम खरगोन जिला मुख्यालय को, खरगोन संसदीय क्षेत्र को जो जिला अस्पताल है उसको अपग्रेड करने के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात दे रहे हैं। प्रकाश जी वो लोग बता रहे हैं कि वो पत्र बढ़वाने के लिए है। उसका अपने पद का दुरुपयोग करके यदि महेश्वर क्षेत्र की विधायक जो उस समय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी, वो यदि अपने पद का दुरुपयोग करके इस सौगात को महेश्वर नहीं ले जाती तो निश्चित रूप से आज खरगोन में मेडिकल कॉलेज होता। और जो कोरोना काल में हमने त्रासदी भोगी, आप ये कह रहे हैं कि यदि विजय लक्ष्मी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, ये हम विजय लक्ष्मी जी ने यदि करना पड़ती पद का दुरुपयोग किया तो आज सांसद भी तो दुरुपयोग करके बढ़वानी ले गए। उस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के चीज पे, हाँ प्रकाश जी, इस चीज पे मैं आप दोनों की राय जानना ही चाह रहा था कि सुर्खियों से ये चीज निकल के आ रही थी कि जो ये मेडिकल कॉलेज खरगोन के लिए सैंक्शन हुआ था इसे उठाकर बढ़वानी की ओर ले गए। इस बात में अगर ये सुर्खियां हैं तो इनमें सच्चाई, इस बात में सच्चाई कितनी है? सच्चाई ये है तो इसका फिर वजह क्या है? सच्चाई ये, यदि ये ऐसा नहीं है, यदि आपकी मंशा खरगोन के लिए, ठीक है, हम सारे लोग जो खरगोन में हमने संघर्ष समिति बना के आज इस मंच से कर रहे हैं, तो सांसद जी बढ़वानी में जमीन क्यों अलाट करा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में, देखिए इस बात को सांसद जी खुद पत्रकारों के समक्ष रख चुके हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा है, कब किसे मिलेगी ये एक अलग विषय है। खरगोन जिले को चूंकि मिल चुकी थी महेश्वर के रूप में, चूंकि वो थी खरगोन जिला चिकित्सालय को अपग्रेड करने के लिए थी, लेकिन अब मान ले कि महेश्वर चले गई तो खरगोन जिले को ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब यदि वो बढ़वानी अपने, चूंकि सांसद जी का संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है बढ़वानी जिला, तो वो यदि वहां पर ले जा रहे हैं तो वो एक अलग विषय था। और इस विषय को सांसद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है। हमारा निवेदन केवल इतना है, 2005 से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, हमारा निवेदन केवल इतना है, बढ़वानी से हमको कोई लेना देना नहीं। बढ़वानी में कोई भी सौगात मिले उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। बढ़वानी भी एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे खरगोन, हमारी मांग है कि जो खरगोन का कॉलेज चले गया है वो हमको लौटा दिया जाए, खरगोन में कॉलेज खोल दिया जाए, ताकि यहाँ के जो 20-22 लाख आबादी है इस क्षेत्र की, इस जिले की, उसको ये लाभ मिले और यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर निकलकर गांव-गांव में पहुंचे ताकि इस पिछड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। तो मतलब निश्चित तौर पे हम ये चीज देखेंगे। अभी हमने एक चीज देखी है, इसका जो आंदोलन आप लोग जन आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग एक मंच में आकर खड़े हो रहे हैं, तो इसमें सभी साथ में है। तो जनमानस का आप लोगों को कितना साथ मिल रहा है? आम जनता तक आपकी बात पहुंचाने में क्या अभी सक्षम हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज खरगोन में आना है और उसकी आवश्यकताओं के बारे में आप जनता तक ले जा चुके हैं बात को? हमारे NSUI यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये अपने माध्यम से, IT सेल ये तो अपना चला ही रही है। शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी अपने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज के अंदर भी बात करें, और समाज के कई वर्गों ने भी अपनी चिट्ठी दी है कि साहब खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हर वर्ग ने दी है, पाटीदार समाज हो कि राजपूत समाज हो, भावसार समाज हो, जैन समाज हो, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें जुड़े हुए और सभी समाज इसमें पूरे संगठन आके मदद कर रहे हैं। जी प्रकाश जी, बिल्कुल पुष्कर जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। आज एक माह पूर्ण हो गया इस जन आंदोलन को खड़े हुए, और इस एक माह में आज हमारे साथ हजारों जिलेवासी जुड़ चुके हैं। खरगोन जिले के 5 विधानसभा से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। तहसील स्तर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों, प्रत्येक तहसील में सैकड़ों
व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य बन चुके हैं। अभी हमारा आंदोलन चूंकि कोरोना काल के लॉकडाउन में चला तो हम इसको मैदान पर नहीं आ पाए। हमारे इस संघर्ष समिति के हमारे साथ बहुत बड़ा व्यापक जन समर्थन आ गया है और मैं वास्तव में इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि जो काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था उसको मात्र 1 महीने में खरगोन जिले की जनता ने कर दिखाया है। और आज ये एक चैनल के माध्यम से भी आपके डिबेट में शामिल हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि ये निश्चित रूप से हम सब मिल करके सामूहिक प्रयास से इस जन आंदोलन को सफल बनाएंगे और खरगोन जिले मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज लाएंगे। एक अंतिम प्रश्न जो इसमें बचता है, क्योंकि ये बहस ऐसी है जो चलती रहेगी, ये आगे की ओर अग्रसर होती रहेगी। एक प्रश्न यहाँ पर अभी बनता है कि जनमानस का जो है सपोर्ट आपको अभी क्या है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से अभी सारी चीजें हो रही है, क्योंकि पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉक हुआ है, तो क्या अगर मेडिकल कॉलेज की सौगात में और कुछ अड़चने आती तो क्या हम एक आंदोलन होता देख रहे हैं जमीनी स्तर पर भी? जमीनी स्तर पर आंदोलन की शुरुआत का पहला बिंदु ये बताऊं कि जो व्यवस्थाएं हम देख रहे थे, हम पिछले 1 माह से इस पूरे संघर्ष के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कोरोना था, इसके बावजूद भी हम लोग मिले, चुपचाप बैठकें भी हुई, हमारी व्हाट्सएप फेसबुक पे भी चर्चाएं जो चल रही है, सारे लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। आज उसी के तहत प्रशासन ने यदि हमारे शहर के आसपास जमीन कहीं ढूंढी है, 4 पॉइंट शासन ने ढूंढे हैं कि जहां ये 120-25 एकड़ जमीन ढूंढ रहे, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आज यदि ये ग्राउंड से जो चीज बन के जा रही है और इसका एक प्रस्ताव व्यवस्थित बन के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और ये हम पहली पायदान चढ़े हैं। जी प्रकाश जी, देखिए अभी पिछले सप्ताह जिला मुख्यालय पर जो कोरोना के प्रभारी मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग जी, उनसे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि वास्तव में खरगोन जो केंद्र बिंदु है पूरे जिले का और आदिवासी बाहुल्य जिला होने से इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आदिवासी जो हमारे भाई बंधु है उनको भी ये सुविधा मिलेगी। तो चूंकि डंग साहब कोरोना काल में पूरे जिले का भ्रमण कर चुके हैं और उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से भी पूरा सटीक आकलन किया कि खरगोन जिला मुख्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर यदि मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलती है तो जिले वासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो डंग साहब ने भी इस बात को अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है और निश्चित ही 1 माह में हमने जो कुछ किया है वो हमारी सफलता है। लेकिन हम यहीं पर रुकने वाले नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जब तक हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रारंभ नहीं हो जाए तब तक हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी हमारा जो आंदोलन है वो केवल आवेदन निवेदन पर चल रहा है, आगे हमको सड़क पर भी उतरना पड़ा और हमको जन आंदोलन को और जनता को रोड पर लाना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जी, अब हमारी जो चर्चा है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी, मगर आज के एपिसोड के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हमारे दोनों गेस्ट पुष्कर जी और प्रकाश जी। आप लोगों ने जिन जिन बिंदुओं पर जिन तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है, जनता जब भी इन्हें सुनेगी तो उन्हें इस बात का ज्ञात होगा कि जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं वो बात करते हैं तथ्यों के आधार पर, और जनता यही सुनना चाहती, जनता वास्तविकता जानना चाहती है कि जनता जागरूक हो चुकी है। तो हमारे साथ बने रहिए मेरा निमाड़ मेरी आवाज में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रुके ना तू, थके ना तू हार कभी मानना, चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना, देख आसमां को और ऊंची उड़ान रख, और झुक के तीर की तरह तू लक्ष्य पर ही ध्यान रख। जियाना